एपिसोड 271 टू 280। अध्याय 272। मेरे साथ एक शो क्यों नहीं करते। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने कहा, मैं पुष्टि करना चाहती हूँ, क्या हॉट ऑफ द किंगडम का हार आपने ही मेरे बैग में रखा था। शेन मानबिंग ने ठंडे लहजे में कहा, चोर को चोर चोर चिल्लाते हुए पकड़ना, क्या यही मुझे फंसाने की तुम्हारी चाल नहीं थी। आज तो देखो कितने बेखौफ हो तुम। चेन ने शायद तुम्हारा ये रूप नहीं देखा होगा। शिया यांगयांग ने पलटवार करते हुए कहा, तुम इतनी कृद्धन कैसे हो सकती हो। अगर अभी मैं न होती तो वह बुढ़िया अब भी तुम्हें तंग करती रहती। तुम्हें मुझे तंग करने में मजा आता है ना। लेकिन जब बात एक बुढ़िया की आती है तो इतनी शक्तिशाली महारानी शेन इतनी डरपोक क्यों हो जाती है। शेन मानबिंग ने तर्क दिया, मेरा व्यवसाय आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। शेन मानबिंग को न तो आकाश से डर लगता था और न ही पृथ्वी से, लेकिन उसे अपने घर से डर लगता था। स्वीपिंग स्टार शब्द सुनने का डर, अपने माता पिता की मृत्यु, शियाओ डुओ की मृत्यु का जिक्र होने से डर। कई वर्षों तक उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। उसे अंधेरे से डर लगता था, फिर भी उसे जगमगाते और ग्लैमरस मंच पर रहना बहुत पसंद था। लेकिन लुओ मेक्सिन उसे समय समय पर याद दिलाती रहती थी ताकि उसे उकसा सके। वह शेन परिवार की उच्च और शक्तिशाली मुखिया थी जिसने बचपन से ही उसका शोषण किया था। बचपन से ही उसके मन में बैठा वह डर इतना गहरा था कि बड़े होने पर भी उसे यह नहीं पता था कि उससे कैसे लड़ना है। ऐसा नहीं है कि उसने विरोध करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर बार उसे चोट लगी और यहां तक कि उसने अपने भाई को भी फंसा दिया। कई वर्षों तक शेन शिचुआन ने उसकी रक्षा करने के लिए पूरे शेन परिवार के साथ संघर्ष किया था। उन्हें शेन परिवार की संपत्ति का एक पैसा भी नहीं चाहिए था और उन्होंने उसके लिए टाइम एंटरटेनमेंट की स्थापना की। लेकिन मास्टर शेन अपने सबसे बड़े पोते को बहुत महत्व देते थे। इससे लुओ मेक्सिन को मास्टर शेन के सामने आग में घी डालने का मौका मिल गया। हालांकि वह मनोरंजन जगत की सुपरस्टार थी। शेन परिवार के पास न केवल सदियों से संचित धन था बल्कि सर्वोच्च सत्ता भी थी। अगर शेन शिचुआन ने उसकी रक्षा न की होती तो वह बहुत पहले ही स्वर्ग से गिरकर कीचड़ में जा गिरी होती। शिया यांगयांग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं कसम खाकर कह सकती हूं, मैंने तुम्हें फंसाने के लिए हार बिल्कुल नहीं लिया। और मुझे यकीन है कि तुमने भी हार नहीं लिया। शुरू से ही मुझे लग रहा था कि कोई इस सब की साजिश रच रहा है, लेकिन मुझे अभी तक असली मकसद समझ नहीं आया है। अगर तुम भी सच जानना चाहते हो तो हम ये खेल साथ खेल सकते हैं। शेन मानबिंग ने ऊपर देखा, तुमने अचानक मुझ पर विश्वास क्यों कर लिया। शिया यांगयांग कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे चेन पर भरोसा है। अगर वह तुम पर भरोसा करता है तो मुझे उसके फैसले पर भरोसा है। गु किचेन का नाम सुनते ही शेन मानबिंग की आंखों में फिर से उदासी छा गई। वह अपने सामने खड़ी लड़की को टकटकी लगाकर देखती रही। बिना मेकअप के वह किसी हाई स्कूल की छात्रा की तरह मासूम दिखती थी। लेकिन लुओ मेक्सिन के साथ पहले जिस शांत और संयमित तरीके से उसने व्यवहार किया था उससे अलग। शेन मानबिंग को पूरा यकीन था कि इस लड़की में सामान्य लोगों से कहीं अधिक धैर्य और दृढ़ता है। इसलिए अब वह ये नहीं बता सकती थी कि वह अभिनय कर रही थी या नहीं। वह असल में किस तरह की इंसान है। शेन मानबिंग ने चेतावनी देते हुए कहा, शिया यांगयांग, बेहतर होगा कि तुम मुझे तुम्हारे पीछे आने का कोई कारण न दो। जब वह अस्पताल से निकली तो जिया यांगयांग को बिना किसी स्पष्ट कारण के खुशी महसूस हुई। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह शेन मानबिंग को एक नए नजरिए से देख रही हो। जैसे ही जिया यांगयांग टैक्सी बुलाकर जाने ही वाली थी, उसके पास खड़े लोगों का एक समूह अचानक दौड़कर आया। ये तो वही है, शिया यांगयांग, वही मालकिन जिसने महारानी की खुशियों में खलल डाला था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उस अस्पताल में आ गई जहां महारानी ठहरी हुई है। आखिर उसकी योजना क्या है। लोग तख्तियां लेकर दौड़ रहे थे। शिया यांगयांग ने गौर किया कि सभी संकेतों में लिखा था, स्वर्गिक महारानी का समर्थन करो, शिया यांगयांग मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो। अध्याय 273। समाचार पत्रों को मुख्य समाचार भेजना। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग तुरंत समझ गया, यह अशांत भीड़, वे शेन मानबिंग के प्रशंसक ही होंगे, है ना। शिया यांगयांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन पर किसी सेलिब्रिटी के प्रशंसकों द्वारा हमला किया जाएगा। वह 3 या 5 लोगों से बहस कर सकती थी, लेकिन वे लोग पागलों की तरह सीधे आगे बढ़ गए। उनके हाथ में मौजूद पानी की बोतलें और प्रचार पत्रक सीधे शिया यांगयांग की ओर फेंके गए। शिया यांगयांग के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था।
शिया यांग्यांग का पूरे रास्ते पीछा किया गया। अंत में उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऑफिस की इमारत में प्रवेश किया। वे प्रशंसक भी दरअसल उनसे मिल गए। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण सुरक्षा गार्डों ने उन्हें देख लिया और प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। शिया यांग्यांग इस जगह से परिचित थी, क्योंकि चेरी न्यूज एजेंसी, जहां उन्होंने कभी इंटर्नशिप की थी, इसी कार्यालय भवन में स्थित थी। शिया यांग्यांग को अचानक अपने पुराने दोस्तों की याद आने लगी, इसलिए वह लिफ्ट से ऊपर चली गई। ओल्ड बाय अभी अभी काम पर लौटी थी। शिया यांग्यांग को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब शिया यांग्यांग को ऑफिस में आते देखा गया तो लगभग सभी लोग उसके पास आ गए। यहां तक कि प्रधान संपादक ओल्ड युआन भी अपने छोटे से कार्यालय से बाहर आ गए। यांग्यांग, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ इंटर्नशिप करने वाली छोटी पेपराजी अब एक मशहूर स्टार बन जाएगी। ओल्ड युआन मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। शिया यांग्यांग शर्मा गई और बोली, दरअसल मैं हमेशा से आपको धन्यवाद देना चाहती थी। आपने उस समय मुझे 20,000 युआन उधार देकर मेरी बहुत मदद की थी। उस समय जब जिया यांग्यांग ने शेन शिचुआन की कार को टक्कर मारी थी तो उसने अपने वेतन का अग्रिम भुगतान कर दिया था, जो कि आधे साल के वेतन के बराबर था। बाद में ही उसे पता चला कि कंपनी में ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं था और वास्तव में ओल्ड युआन ने उसे अपना निजी पैसा उधार दिया था। हालांकि सिंड्रेला फिल्म का भुगतान मिलने के बाद जिया यांग्यांग ने सबसे पहले ओल्ड युआन का पैसा लौटाया। वह हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ महसूस करती थी। ओल्ड युआन हंसते हुए बोले, ये तो छोटी सी बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यांग्यांग, अब जब आप मनोरंजन जगत में आ गए हैं तो अगर कोई भी खास खबर मिले तो सबसे पहले हमें जरूर बताना। शिया यांग्यांग हंसते हुए बोली, क्या इसीलिए मैं आज यहाँ नहीं आई हूँ, ताकि आपको एक खास खबर दे सकूं। इतना कहकर शिया यांग्यांग ने खिड़की की ओर इशारा किया। सभी लोग खिड़की की ओर चले गए। नीचे देखने पर उन्हें पोस्टर और तख्तियां लिए एक अराजक भीड़ दिखाई दी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, शिया यांग्यांग मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो। शिया यांग्यांग मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो। ओल्ड युआन ने पीछे मुड़कर कहा, यांग्यांग, क्या तुम इसे कल की मुख्य खबर बनाने को लेकर आश्वस्त हो? ये तो सीधे सीधे गायिका के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा है। अगर बात हाथ से निकल गई तो उसके प्रशंसकों की संख्या को देखते हुए इसे रोकना आसान नहीं होगा। शिया यांग्यांग ने कहा, मैं उसके खिलाफ जंग छेड़ना चाहता हूं। बस आगे बढ़ो और इसकी रिपोर्ट करो, चाहे जिस भी तरीके से सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बाकी की चिंता मत करो, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। चूंकि शिया यांग्यांग पहले ही यह कह चुकी थी, इसलिए ओल्ड युआन जाहिर तौर पर इंतजार नहीं कर सकता था। नई उभरती अभिनेत्री और पारंपरिक दिवा के बीच का विवाद सभी प्रमुख मनोरंजन मीडिया आउटलेट्स की सुर्खियों में छाया हुआ है। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके पास नए विषय खत्म न हो जाएं। अगले दिन चेरी एंटरटेनमेंट की विशेष पहली सार्वजनिक रिलीज, जिसके पहले पृष्ठ की हेडलाइन थी, जब महारानी अपने प्रशंसकों को परेशानी पैदा करने में लिप्त करती हैं, तो असली घर तोड़ने वाला कौन होता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद इसने मनोरंजन उद्योग में तुरंत एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। शिया यांग्यांग और शेन मानबिंग दोनों के नाम लगभग सभी प्लेटफॉर्म के हॉट सर्च परिणामों में विशेष रूप से दिखाई दे रहे थे। सभी प्रकार के प्रशंसक समूह और मंच तेजी से सक्रिय हो गए। जब शिया यांग्यांग ने सुबह आंखें खोली तो उसने यूं ही वीबो पर आ रही टिप्पणियों पर नजर डाली। दिव्या शेन ने हद पार कर दी है, अपने प्रशंसकों को इस तरह की हरकतों में शामिल करके, ये सरासर हिंसा है। शिया यांग्यांग दूसरी महिला है, प्रशंसक उसे बोलने में मदद कर रहे हैं, जो स्वर्ग के दूतों की तरह काम कर रही है। क्या आप लोग हमारी यांग्यांग को इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि उसके कोई प्रशंसक नहीं है? शिया यांग्यांग के सभी प्रशंसक सामने आए, भले ही दूसरी पार्टी एक दिवा हो, हमारी यांग्यांग से पंगा लेना ठीक नहीं है। मैं न तो दोनों का प्रशंसक हूं, बस एक राहगीर हूं, सच कह रहा हूं। जिया यांग्यांग और गु किचेन का विवाह खुलेआम और सार्वजनिक रूप से हो चुका है। महारानी होने के नाते शेन मानबिंग को अब संदेह से बचना चाहिए। उनकी प्रेमिका कौन है, ये सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। शिया यांग्यांग मालकिन है, मालकिन है, मालकिन है। मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो, महारानी का हमेशा समर्थन करो। इस विषय पर रातों रात वायरल हुई टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, जिसमें लाखों लोगों ने तरह तरह की बातें कही हैं। अध्याय 274, नामांकन अवलोकन। अनुवादक 54,96,90,339। सुबह सुबह जिया यांग्यांग कंपनी गई। आज भी हमेशा की तरह उसका कार्यक्रम काफी व्यस्त था। शिया यांग्यांग की सहायक शियाओमी ने चौंके हुए चेहरे से उसकी ओर देखा।
बहन यांग यांग, क्या आपने समाचार देखा? आप सुर्खियों में हैं। क्या मैं पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में नहीं रहा हूँ? बस इसे नजरअंदाज कर दो। शाओमी बेहद चिंतित थी। इस बार मामला अलग है यांग यांग बहन। आपको बॉस से संकटकालीन जनसंपर्क के बारे में बात करनी चाहिए। इसके अलावा शेन मानबिंग बॉस की बहन है। अगर बॉस मध्यस्थता करेंगे तो यह मामला जल्दी ही शांत हो जाएगा। लेकिन जिया यांग यांग ने जवाब दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं इसे क्यों बर्दाश्त करूं? जिन्हें हंगामा करना है वे करें। जितना ज्यादा हंगामा होगा उतना ही अच्छा होगा। शियाओमी और शिया यांगयान का मेकअप कर रही मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही अचंभित रह गईं। शिया यांगयान के सामान्य स्वभाव के आधार पर वह कभी भी इस तरह की बात नहीं कहेगी। हो सकता है कि उसे सचमुच बहुत गहरा अन्याय महसूस हुआ हो। यहां तक कि एक खरगोश भी जब गिर जाता है तो लड़ने लगता है। बेशक इसका कारण ये भी हो सकता है कि अब सभी अफवाहें शेन मानबिंग के गू किचेन की पूर्व प्रेमिका होने और जिया यांगयान के बीच तीसरे व्यक्ति होने के बारे में थी। हो सकता है कि वह हद से ज्यादा परेशान हो गई हो। हालांकि शियाओमी बहुत चिंतित थी। भले ही सिंड्रेलाज मैजिकल फेट के कारण शिया यांगयान की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, लेकिन एक शीर्ष स्टार के साथ प्रतिस्पर्धा करना मानो पत्थर पर अंडा फेंकने जैसा था। शिया यांगयांग ने शियाओमी से पूछा, क्या इस फिल्म फेस्टिवल के लिए व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? जैसे अचानक होश में आकर शियाओमी ने उत्साह से कहा, बहन यांगयांग, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आप पहले कौन सी सुनना चाहती हैं? शिया यांगयांग ने उत्तर दिया, अच्छी खबर। शियाओमी ने गर्व से घोषणा की, अच्छी खबर यह है कि आपको सिंड्रेलाज मैजिकल फेट में आपकी भूमिका के लिए एसएच फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया है। यह एसएच के इतिहास में अभूतपूर्व है। बहन यांगयांग, आपने अभी अभी डेब्यू किया है और देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में आपको नामांकन मिल गया है। ये देखकर अनगिनत महिला हस्तियां ईर्ष्या करेगी। ये सुनकर जिया यांगयांग शांत रही और बोली, बुरी खबर क्या है? शियाओमी का चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया। बुरी खबर यह है कि शेन मानबिंग भी नामांकित हैं। वह लगातार 3 साल से एसएच फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत रही हैं। इसलिए इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन बहन यांगयांग, सिर्फ नामांकित होना ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। आपको परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जिया यांगयांग सोचने लगी। कुछ ही देर बाद झो फी अचानक वहां आ गया। यांगयांग, बॉस तुम्हें अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। शिया यांगयांग मान गई और सौभाग्य से उसका मेकअप पहले से ही हो चुका था। आज सुबह उनका एक मैगजीन कवर फोटोशूट होना था। सौभाग्य से शूटिंग का स्थान टाइम बिल्डिंग के फोटोग्राफी स्टूडियो में था, इसलिए समय की कोई जल्दी नहीं थी। जिया यांगयांग शेन शिचुआन के कार्यालय गए। जैसे ही शिया यांगयांग अंदर दाखिल हुई, शेन शिचुआन ने अखबार नीचे रख दिया और पूछा, तुम यहाँ हो? शिया यांगयांग चलकर पास आए और बोली, क्या आपको कुछ चाहिए था? मैं आपसे किसी बात पर राय लेना चाहता था। क्यूएन ज्वेलरी चाहती है कि आप उनके प्रवक्ता बने। अनुबंध 1 साल का होगा। क्या आप इस पर विचार करेंगे? क्यूएन ज्वेलरी इतना बड़ा ब्रांड है, वे मुझे क्यों चुनेंगे? शेन शिचुआन हंसते हुए बोली, उन्होंने एक नया उत्पाद लॉन्च किया है जो मुख्य रूप से युवा महिलाओं को लक्षित करता है। उन्होंने आपकी सिंड्रेला वाली छवि देखी है और उन्हें लगता है कि आप इसके लिए एकदम उपयुक्त हैं। शिया यांगयांग ने जवाब दिया, लेकिन मैंने मनोरंजन उद्योग में अपना करियर आगे बढ़ाने की योजना नहीं बनाई है। मैं समझता हूं, आप कभी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। मैं आपकी स्थिति समझता हूं। आप बाध्य नहीं हैं। हालांकि एंडोर्समेंट फीस लगभग 8 अंकों में है। इसे यूं ही छोड़ देना थोड़ा दुख की बात है। अध्याय 275, जो हारता है वह मनोरंजन जगत से बाहर हो जाता है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग एक पल के लिए हिचकिचाए, ठीक है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। शेन शिचुआन हंसते हुए बोला, तुमने इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदल लिया? शिया यांगयांग ने भी खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, लोग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना? शेन शिचुआन ने हंसते हुए कहा, आह, चेन के पास इतना पैसा है, तुम्हें इस छोटी सी बात की क्या परवाह है? उसका पैसा उसका है, जो पैसा मैं कमाता हूँ वह मेरा है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। शिया यांगयांग ने कहा, अगर और कोई विकल्प नहीं है तो मैं काम पर जाऊंगी। आगे बढ़ो। शिया यांगयांग सीईओ के कार्यालय से चली गई और शुरू से अंत तक शेन शिचुआन ने शेन मानबिंग के साथ अपने विवाद का जिक्र नहीं किया।
स्पष्ट रूप से कहें तो जिया यांगयांग को ऐसा लगा कि शेन शिचुआन ने उनके संघर्षों में कभी किसी का पक्ष नहीं लिया और वह एक उदासीन बाहरी व्यक्ति की तरह था। इसके लिए शिया यांगयांग उनके प्रति काफी आभारी थी। शिया यांगयांग शूटिंग स्टूडियो गई। 2 घंटे की शूटिंग के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही उसने काम खत्म किया और स्टूडियो से बाहर निकल रही थी, शेन मानबिंग उसके सामने आकर खड़ी हो गई और यांगयांग का रास्ता रोकते हुए बोली, शिया यांगयांग, तुम कितनी चालाक हो, मेरी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर मेरा समर्थन छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? शिया यांगयांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने आपका समर्थन कब चुराया? शाओमी ने बगल से उसे याद दिलाया, यांगयांग क्यूएन ज्वेलरी को पहले सिस्टर बिंगबिंग एंडोर्स करती थी। शेन मानबिंग ने घमंड से जवाब दिया, भोले होने का नाटक करना बंद करो शिया यांगयांग। तुम अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आए हो और मुझे हटाना चाहते हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि अपनी हद पार करने के क्या परिणाम होते हैं। वे स्टूडियो जाने वाले रास्ते को रोककर खड़े हो गए। चारों ओर लोग आ जा रहे थे। जब सबने ऐसी अद्भुत घटना देखी तो सभी लोग नाटक देखने के लिए रुक गए थे। कुछ लोगों ने तो चुपके से अपने फोन निकालकर तस्वीर भी खींच ली। इसी समय शेन शिचुआन वहां आ गया। उसका चेहरा गंभीर था। तुम्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिली? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन शेन मानबिंग को फालतू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने सीधे सवाल किया, जो एंडोर्समेंट मूल रूप से मेरा था, वह उसे क्यों दे दिया गया? अगर सीईओ शेन नए चेहरों को बढ़ावा देने का फैसला करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वे मेरे कंधों पर चढ़कर यह मौका हासिल करना चाहते हैं तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शेन मानबिंग शेन शिचुआन की बहन है, लेकिन वह वास्तव में उन्हें औपचारिक रूप से सीईओ शेन के रूप में संबोधित करती है। वह बहुत गुस्से में होगी, लेकिन जब काम की बात आई तो शेन शिचुआन का लहजा बेहद औपचारिक था। क्यूएन के साथ आपका अनुबंध इस साल समाप्त हो चुका है। यांगयांग को उन्होंने विशेष रूप से चुना था। साथ ही उनका स्वभाव भी क्यूएन की इस साल की नई रेंज के अनुकूल है। इस फैसले में उनका कोई हाथ नहीं है, यह मैंने करवाया है। शेन शिचुआन को इस तरह जिया यांगयांग का बचाव करते हुए देखकर शेन मानबिंग और भी अधिक क्रोधित हो गए। शेन मानबिंग ने शेन शिचुआन से कहा, टाइम में हम दोनों में से केवल एक ही रह सकता है, सीईओ शेन। अगर आप उसे अपने पास रखने पर अड़े हैं तो मैं टाइम छोड़ दूंगी। शेन मानबिंग के शब्द शांत और दृढ़ थे। शेन शिचुआन का चेहरा ठंडा था, मानो वह कुछ गुस्से में हो। मानबिंग, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मेरे बड़े भाई, तुम ही हो जो समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। एक अजनबी होने के बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? शिया यांगयांग में ऐसा क्या आकर्षण है कि तुम लोग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो? खैर, हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। शेन शिचुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनके चारों ओर पहले से ही भीड़ जमा हो चुकी थी। यह एक रानी द्वारा युद्ध की सार्वजनिक घोषणा थी। ऐसा लगता है कि यह बड़ा ड्रामा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। सीईओ किसे चुनते? एक तो उनकी अपनी छोटी बहन थी और दूसरी कंपनी द्वारा जोर शोर से प्रचारित एक नई स्टार थी। उनका चुनाव चाहे जो भी हो, नुकसान टाइम को ही उठाना पड़ेगा। शिया यांगयांग आगे बढ़ी, शेन मानबिंग, सीईओ शेन आपके भाई हैं, हमारी वजह से उन्हें असहज न करें। चलिए, हम दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया है, तो एक हफ्ते बाद होने वाले एसिच फिल्म फेस्टिवल के नतीजे पर हम शर्त लगाते हैं। अगर आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती हैं तो मैं, शिया यांगयांग, स्वेच्छा से मनोरंजन उद्योग छोड़ दूंगी। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती हूं तो आप, शेन मानबिंग, मनोरंजन उद्योग छोड़ देंगे। आपका क्या कहना है? क्या आप इस पर दांव लगाने की हिम्मत रखते हैं? अध्याय 276, जिया वेई गो किचन को खोजने आता है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग के मुंह से ये सुनकर लगभग सभी लोग दंग रह गए। हालांकि शिया यांगयांग एक उभरती हुई स्टार थी, जिन्होंने रातों रात प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, लेकिन उनमें ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? उसके सामने खड़ी शख्सियत एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत की रानी थी, जो 10 वर्षों से मनोरंजन उद्योग में अडिग रही थी और अपने नाम कई सम्मान दर्ज करा चुकी थी। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अनगिनत पुरस्कार जीते, लगातार 3 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम किया और 2 बार फिल्म जगत की रानी का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने लंबे समय से खुद को फिल्म उद्योग की निर्विवाद रानी के रूप में स्थापित कर लिया था। शिया यांगयांग द्वारा ये चुनौती देना अपने ही विनाश को न्योता देने के बराबर था।
लेकिन शेन मानबिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। वह जिया यांग्यांग को ऐसे देख रही थी मानो वह किसी प्रार्थना करने वाले कीड़े को रथ को रोकने की कोशिश करते हुए देख रही हो। शिया यांग्यांग, क्या आप वाकई मुझे चुनौती देना चाहते हैं? शेन शिचुआन भी अचंभित प्रतीत हुए। यांग्यांग, जिद्दी मत बनो। लेकिन जिया यांग्यांग ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें चुनौती दूंगी, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को भी फिल्म क्वीन का पुरस्कार नहीं मिलता है तो अतीत की बातें मिट जाएंगी और तुम भविष्य में मुझे परेशान नहीं करोगे। शेन मानबिंग की हंसी घमंडी और ठंडी थी। अगर मैं, शेन मानबिंग, फिल्म क्वीन का खिताब नहीं जीतती तो मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगी और मनोरंजन उद्योग को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। इतना कहकर शेन मानबिंग मुड़ा और चला गया। वहां मौजूद लोग आह भरे बिना नहीं रह सके। क्या इन दोनों को वाकई इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी? ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वे अपने करियर के साथ जुआ खेल रहे थे। और यह बात सबको स्पष्ट थी कि जिया यांग्यांग खुद अपनी कब्र खोद रही थी। क्या अचानक मिली प्रसिद्धि ने उनके अहंकार को इस हद तक बढ़ा दिया था कि उन्हें लगा कि वे रानी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? सीईओ का कार्यालय। शेन शिचुआन ने कहा, तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? मैं तुम्हारे और मानबिंग के बीच का मामला सुलझा सकता हूं। शिया यांग्यांग हंसते हुए बोली, आप जानते हैं कि मेरा मनोरंजन जगत में रहने का कभी इरादा नहीं था, और अगर मैं इतने सनसनीखेज तरीके से इससे बाहर निकल सकूं तो ये काफी शानदार होगा, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शेन शिचुआन काफी देर तक चुप रहे, फिर अंत में आह भरते हुए बोले, मुझे पता है तुम्हारा मन इसमें नहीं है। इसे भूल जाओ, तुम पहले जाओ। अपना काम खत्म करने के बाद शिया यांग्यांग घर नहीं गई। इसके बजाय वह शेनेग्युआन बिल्डिंग चली गई। लिन युवान के साथ हुई पिछली घटना के कारण जब जिया यांग्यांग सचिव विभाग से गुजरी तो सभी लोग उसके प्रति विनम्र थे। लेकिन जिस तरह से वे जिया यांग्यांग को देख रहे थे उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। शिया यांग्यांग ने सोचा कि यह हाल की खबरों से प्रभावित हुआ होगा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी पुरानी दोस्त लू शियाओमान शिया यांग्यांग को देखकर बहुत हैरान हुई। यांग्यांग, क्या सच में वो तुम्हारी छोटी बहन थी जो अभी अंदर आई? वो मुझे बार बार जीजा जी कह रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। शिया यांग्यांग चौंक गई। कौन सी छोटी बहन? लू शियाओमान बहुत हैरान हुई। क्या आपको पता नहीं? आधे घंटे पहले एक लड़की अचानक सचिव विभाग में घुस आए। उसका नाम शिया वेई था। उसने खुद को सीईओ की बहन की पत्नी बताया और सीईओ से मिलने की जिद करने लगी। सीईओ उस समय एक मीटिंग में थे, इसलिए हमने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा, लेकिन उसने हम पर जानबूझकर देरी करने और उसे सीईओ से मिलने न देने का आरोप लगाया। उसने 2 घंटे तक सचिव विभाग में हंगामा किया, यहाँ तक कि हमसे चाय पानी के लिए भी बार बार कहा। उसकी पहचान को लेकर आश्वस्त न होने के कारण हमने उसे हंगामा करने दिया। जब सीईओ की मीटिंग खत्म हुई तो वह उन्हें बार बार जीजा जी कहकर बुला रही थी और यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिया वेई आए। शिया यांग्यांग की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वह वास्तव में शेनेग्युआन बिल्डिंग में आई थी। शिया यांग्यांग सीधे सीईओ के कार्यालय में गईं। बिना दरवाजा खटखटाए ही वह अंदर चली आई। उसने देखा कि गू किचेन कुछ लिख रहा था, फिर उसने कागज का एक पन्ना फाड़कर शिया वेई को दे दिया। शिया वेई ने इसे लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, जीजा जी, आप कितने उदार हैं, हमारा पूरा परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा। मेरी बहन पिछले जन्म में आपसे विवाह करके वास्तव में बहुत भाग्यशाली थी। गू किचेन की आवाज काफी उदासीन थी। अगर और कुछ नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। लेकिन शिया वेई की आवाज और भी नर्म और नखरीली हो गई। जीजा जी, मैं सचिव विभाग में 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। क्या आप सच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? जीजा जी, मैंने आज कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना आप मुझे खाना खिला दें। अध्याय 277 बेशर्मी से पैसे मांगना। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह सीधे अंदर चली गई और बोली, शिया वेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया यांग्यांग के अंदर आने के बाद ही उसे स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। शिया वेई के हाथ में जो वस्तु थी वह एक चेक निकला। हालांकि जिया यांग्यांग उस पर अंकित राशि को समझ नहीं पाए। शिया यांग्यांग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हारे हाथ में यह क्या है? मुझे दे दो। शिया वेई ने झटपट चेक अपने पर्स में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरे जीजा शिया यांग्यांग की ओर से धन्यवाद का प्रतीक है। आप आखिरी बार घर कब आए थे? क्या आपको पता है कि हमारे पिताजी की कंपनी बहुत बड़ी मुश्किल में है?
जीजा का मदद करना तो बनता ही है, आखिर हम परिवार हैं। हाँ, अगर आप जीजा को परिवार नहीं मानते हैं तो बात अलग है। श्रेया वेइवेई, तुम पर भरोसा करना मेरी मूर्खता होगी। अगर हमारे पिता की कंपनी वाकई मुश्किल में है तो उन्हें मुझसे सलाह लेनी चाहिए, न कि तुमसे, क्योंकि तुम सीधे उनसे बात कर रही हो। तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे बेशर्मी से पैसे मांगने की? श्रेया वेइवेई गुस्से से लगभग पागल हो गई थी। विनम्र स्वभाव वाली श्रेया यांगयांग गू किचेन से शादी करने के बाद तेजी से अहंकारी हो गई थी। हालांकि गू किचेन की उपस्थिति में जिया वेइवेई को अपनी छवि बनाए रखनी थी और वह खुलेआम अपना आपा नहीं खो सकती थी। वह अपनी नाराजगी मुश्किल से छिपा पाए। तो श्रेया यांगयांग, अब जब तुम्हारी शादी एक अमीर परिवार में हो गई है और मनोरंजन जगत में तुम्हारा करियर ऊंचाइयों पर है तो तुम हमें नीचा समझते हो। अगर यह गंभीर मुद्दा न होता तो मैं अपने जीजा से पूछने की हिम्मत न करती। उन्होंने खुद तो कोई आपत्ति नहीं जताई, फिर भी तुम मुझ पर बेवजह आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम जाकर पिताजी से खुद पूछ लो। ऐसा लग रहा था मानो श्रेया वेइवेई के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दयनीय दिख रही थी। उसने तिरछी नजर से जिया यांगयांग की ओर देखा तो पाया कि गू किचेन की निगाहें जिया यांगयांग पर टिकी हुई थीं और वह उस समय उसकी भावनात्मक स्थिति से पूरी तरह बेखबर था। श्रेया वेइवेई श्रेया यांगयांग के हट के बारे में जानती थी। श्रेया यांगयांग किसी का भी एहसानमंद होना पसंद नहीं करता था, चाहे वह व्यक्ति गू किचेन ही क्यों न हो। श्रेया वेइवेई को सचमुच डर था कि श्रेया यांगयांग अंततः पैसे लौटा देगा। इसलिए उसने गू किचेन की ओर मुड़कर कहा, जीजा जी, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। मुझे जाना होगा। जिया यांगयांग जिया वेइवेई को रोकना चाहता था, लेकिन गू किचेन ने झुककर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी जल्दी क्या है? मुझसे मिलने नहीं आई थी। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? श्रेया यांगयांग गुस्से से आग बबूला हो रही थी। गू किचेन, तुमने क्या किया? तुमने उसे पैसे क्यों दिए? गू किचेन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए जिया यांगयांग को अपनी गोद में खींच लिया और कहा, क्या तुमने डायनामाइट खा लिया है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? गू किचेन, क्या हो रहा है? गू किचेन उसे इतना उग्र देखकर आनंदित हो रहा था और वह थोड़ी देर और इसका आनंद लेना चाहता था। लेकिन ये देखकर कि जिया यांगयांग हिंसक क्रोध के कगार पर थी, उसने उसे और अधिक उकसाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने साफ साफ सच बताया, श्रेया वेइवेई ने मुझसे 5 मिलियन उधार मांगे थे, ये कहते हुए कि आपके पिता को कुछ आर्थिक समस्याएं थीं, इसलिए मैंने उसे उधार दे दिया। श्रेया यांगयांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने उसे यूं ही पैसे कैसे दे दिए? क्या तुम उसकी हर बात पर विश्वास करते हो? गू किचेन ने जवाब दिया, ये तो बस 5 मिलियन है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता के हाल के सभी निवेश घाटे में चल रहे हैं। चूंकि उसने मुझसे खुलकर बात की है तो मुझे लगता है कि घर में सबको इसके बारे में पता चल गया होगा। हम वापस जाकर इस बारे में पूछ लेंगे। अगर वाकई कोई समस्या है तो मदद करना मेरा फर्ज है। श्रेया यांगयांग की भौहें तन गईं। सच कहें तो लियू रुयान की वजह से उसके और श्रेया लियांगडोन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ये बात निर्विवाद थी। हालांकि अगर कंपनी वाकई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही होती तो जिया यांगयांग कभी भी चुपचाप खड़ी होकर कुछ नहीं करती। आखिरकार कंपनी की स्थापना भी उनकी मां की कड़ी मेहनत का ही परिणाम थी। श्रेया यांगयांग को जो बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी वह ये थी कि श्रेया लियांगडोन ने इस बारे में उससे एक शब्द भी नहीं कहा था और इसके बजाय श्रेया वेइवेई ने सीधे गू किचेन से पैसे के लिए संपर्क किया था। अध्याय 278 एक ने ये पैसा उधार लिया है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अनुवादक 54,96,90,339। इससे श्रेया यांगयांग को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। श्रेया यांगयांग ने गू किचेन से कहा, मैं इस बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। अगर यह सच है तो मैं 5 मिलियन को आपसे लिया गया ऋण मानूंगा और आपको चुकाने का कोई तरीका ढूंढूंगा। हालांकि गू किचेन ने इसका जिक्र इस तरह किया कि श्रेया वेइवेई पर उसका पैसा बकाया था। श्रेया यांगयांग जानती थी कि श्रेया वेइवेई के लिए यह पैसा जेब खर्च के बराबर था जिसे वह कभी लौटाने का इरादा नहीं रखती थी। फिर भी जिया यांगयांग को जिया वेइवेई का यह अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक नवोदित कलाकार होने के नाते सिंड्रेला में अभिनय करने के लिए उन्हें ज्यादा भुगतान नहीं मिला था। कुल संख्या 2 मिलियन से थोड़ी ही अधिक थी। गू किचेन ने कहा, क्या आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होना जरूरी है? ये तो सिर्फ 5 मिलियन ही है। ये समान नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको चिंता है तो आज रात घर जाकर इस बारे में बात कर लेते हैं।
शिया यांगयांग जानती थी कि अगर उसने पैसे को बहुत सख्ती से अस्वीकार किया तो वह गु किचेन को नाराज कर देगी। इसलिए इससे पहले कि वह स्थिति को स्पष्ट कर पाती, जिया यांगयांग ने और कुछ नहीं कहा। शिया यांगयांग ने सिर हिलाते हुए कहा, आपको वापस नहीं आना चाहिए। क्या आप हर रविवार को अपने पैतृक घर नहीं जाते? मैं पहले जाकर जांच करती हूं और अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी। गु किचेन ने कुछ देर विचार करने के बाद सहमति दे दी। शिया यांगयांग अब अपने पैतृक घर में बहुत कम ही जाते थे। आंशिक रूप से उनकी व्यस्त दिनचर्या के कारण और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह अभी भी गु झाओहान से बचने में कामयाब रही थी। छत पर हुई उनकी आखिरी विदाई के बाद जिया यांगयांग का गु झाओहान से लगभग कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ कठिनाइयों को समय के साथ धीरे धीरे दूर होने देना ही बेहतर होता है। शिया यांगयांग समय से पहले शेंगयुआन बिल्डिंग से निकल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया वेइवेई अभी भी शेंगयुआन बिल्डिंग की लॉबी में मौजूद होगी। शिया यांगयांग को अकेले बाहर आते देख शिया वेइवेई जल्दी से उसके पास पहुंची, शिया यांगयांग की ओर इशारा करते हुए उसे फटकारा। शिया यांगयांग, तू कृतघ्न औरत। 1 दशक से अधिक समय तक हमारे साथ रहने के बाद अब जब हमारा परिवार मुसीबत में है तो तू बस किनारे खड़ी है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। मैं पिताजी को तेरे असली रंग दिखा दूंगी। उन्हें इतने सालों से तेरे बारे में अपराधबोध होता रहा है। मैं चाहती हूं कि उन्हें पता चले कि उनकी लाडली बेटी कृतघ्न के सिवा कुछ नहीं है। शिया वेइवेई के कठोर आरोपों के सामने खड़ी होकर शिया यांगयांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और शिया वेइवेई का हाथ पकड़ लिया। अगर परिवार में सच में कुछ गड़बड़ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, लेकिन गु किचेन तुम्हारा धन का पेड़ नहीं है। उसका तुम पर कोई एहसान नहीं है। वह चेक निकालो। बहुत सोच विचार के बाद जिया यांगयांग को लगा कि वह जिया वेइवेई को वह चेक नहीं लेने दे सकती। भले ही गु किचेन या शेंगयुआन के लिए 5 मिलियन का कोई महत्व न हो। एक बार जब शिया वेइवेई को सुख सुविधाओं का स्वाद मिल जाएगा तो उसकी सहनशीलता के कारण यह उसके लिए एक अथाह गड्ढा बन जाएगा। जिया यांगयांग कल्पना कर सकता था कि जिया वेइवेई अधिक पैसे के लिए गु किचेन का पीछा कर रहा था। वह ये भी नहीं चाहती थी कि शिया वेइवेई गु किचेन के करीब आए। जिया वेइवेई ने जिया यांगयांग का हाथ झटक दिया। अपने बैग को कसकर पकड़े हुए, चेहरे पर विजयी भाव लिए हुए उसने कहा, शिया यांगयांग, इस 5 मिलियन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गु किचेन ने सम्मान के कारण मुझे ये दिए हैं। तुम इसे वापस पाने का सपना देख रहे हो। चिंता मत करो, मैं भविष्य में उन्हें उचित धन्यवाद दूंगी। शिया वेइवेई के बोलते ही वह मुड़ी और चली गई। शिया यांगयांग जानती थी कि शिया वेइवेई बचपन से ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बेशर्मी से पेश आ सकती है। शिया वेइवेई और शिया यांगयांग एक के बाद एक शिया परिवार के विला में पहुंची। शिया लियांगडोंग अपने अध्ययन कक्ष में थे। शिया यांगयांग सीधे ऊपरी मंजिल पर स्थित शिया लियांगडोंग के अध्ययन कक्ष में चली गई। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला था और जिया लियांगडोंग अंदर फोन पर बात कर रही थी। वह लगातार एक के बाद एक फोन पर बात कर रहा था, लगातार सिगरेट पी रहा था और कमरे में इधर उधर टहल रहा था। शिया यांगयांग को अस्पष्ट रूप से ऋण और धन की कमी जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। जब शिया लियांगडोंग ने आखिरकार अपना फोन कॉल समाप्त किया तो शिया यांगयांग ने उसके अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। अध्याय 279, स्टारलाइट दिवालियापन के कगार पर। अनुवादक 54,96,90,339। जिया लियांगडोंग ने जिया यांगयांग को देखने के लिए ऊपर देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यांगयांग, तुम अचानक वापस क्यों आ गई? शिया यांगयांग ने बिना लाग लपेट किए सीधे कहा, मैं अभी अभी गु किचेन के दफ्तर में वेइवेई से मिली। वेइवेई ने गु किचेन से 5 मिलियन उधार लिए हैं। क्या चल रहा है? शिया लियांगडोंग का चेहरा फिर से बदल गया। ये बच्ची, वह सचमुच उसके पास चली गई। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि आचेन को परेशान न करे, ये हमारा पारिवारिक मामला है। शिया यांगयांग चिंतित होकर बोली, आखिर हुआ क्या? शिया लियांगडोंग ने आह भरते हुए कहा, पहले मैंने कई परियोजनाओं में निवेश किया, सभी में घाटा हुआ। अब स्टारलाइट के पास पैसों की कमी है और कई शीर्ष कलाकारों के अनुबंध अभी समाप्त हुए हैं। वे स्टारलाइट के साथ अनुबंध नवीनीकृत नहीं करना चाहते, इसलिए आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने का क्या फायदा? हमने वेइवेई को भी नहीं बताया। इस लड़की ने शायद मेरी और आंटी लियू की बातचीत छुपकर सुन ली होगी और फिर गु किचेन से पैसे उधार लेने चली गई होगी। लेकिन 5 मिलियन से क्या होगा? वह सच में एक नासमझ लड़की है। शिया यांगयांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आपको कितनी धनराशि की कमी का सामना करना पड़ रहा है?
शिया लियांगडोंग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 200 मिलियन। शिया यांग्यांग चौंक गई, यह इतना अधिक कैसे हो सकता है? शिया लियांगडोंग का चेहरा गंभीर था। यांग्यांग, तुम्हें मौजूदा हालात का कोई अंदाजा नहीं है। मनोरंजन उद्योग 10 साल पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहा। उस समय के संसाधनों ने आधे उद्योग पर कब्जा कर लिया है। अन्य उभरते मीडिया संस्थान भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो सिस्टम का मौजूदा चलन भी है। नाम कमाने वाले बड़े नामों ने अपने खुद के स्टूडियो शुरू कर दिए हैं। मैंने पहले सोचा था कि स्टारलाइट समय के साथ नहीं चल पाएगी, इसलिए मैंने इस दायरे से बाहर निकलने और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की योजना बनाई थी, ताकि भारी मुनाफा कमा सकूं। अगर भविष्य में स्टारलाइट समृद्ध नहीं भी होती तो भी तुम्हारे और वेईवेई के लिए एक अच्छी खासी संपत्ति बच जाती। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे सारे निवेश बर्बाद हो जाएंगे। अब स्टारलाइट के शेयरों की कीमत गिर रही है और बैंक अब कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो स्टारलाइट दिवालिया हो सकती है। अपनी बात खत्म करते हुए जिया लियांगडोंग ने सिगरेट जलाए और बेचैनी से एक कश लिया। शिया यांग्यांग ने व्यावसायिक क्षेत्र के मामलों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। शिया यांग्यांग कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाए। 200 मिलियन की धनराशि की कमी है और ये 200 मिलियन केवल अस्थायी रूप से इस कमी को पूरा करने के लिए है। भविष्य में विकास कैसे होगा, यह अभी भी अनिश्चित है। यह एक बहुत बड़ा खुला छेद हो सकता है। शिया लियांगडोंग ने कहा, वैसे भी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और चाची लियू इसे संभाल लेंगे, आप बस ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। उसने यही कहा था, लेकिन अब जब जिया यांग्यांग को इसके बारे में पता चल गया था तो वह कैसे अनजान होने का नाटक कर सकती थी। रात के खाने पर जिया वेईवेई ने बड़े गर्व से बिल निकाला और जिया यांग्यांग के सामने जिया लियांगडोंग को देते हुए कहा, पिताजी, यह मेरे जीजाजी की तरफ से है। वह तो बड़े सीधे सादे हैं। उन्होंने 5 मिलियन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मेरी बहन ने अड़चन डाली और टालमटोल किया। मुझे नहीं पता उसका इरादा क्या था। शिया यांग्यांग ने कहा, मुझे लगता है कि भले ही शिया परिवार दिवालिया हो जाए, हम दूसरों से पैसे मांगने की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप पैसे उधार लेते हैं तो आपको एक वचन पत्र, एक लिखित वादा छोड़ना चाहिए। यही उचित तरीका है। शिया यांग्यांग, तुम्हें मेरी आलोचना करने का अधिकार किसने दिया? मैं तो बस पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल कर रहा हूँ। तुमने एक धनी परिवार में शादी की है, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे परिवार के लिए एक एक पैसा भी बहुत मायने रखता है? शिया वेईवेई ने बड़े ही सजग अंदाज में कहा, इसके अलावा मैंने पैसे उधार लिए थे, कर्ज मुझ पर है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? शिया यांग्यांग, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन क्या तुम कह रहे हो कि मैं समस्या का हल भी नहीं निकाल सकती? अध्याय 280, पीड़ादायक और विदारक। अनुवादक 54,96,90,339। ठीक है, अब तुम दोनों बहस करना बंद करो, लियू रुयान ने बीच में टोकते हुए कहा। लियू रुयान ने चेक लिया और उसे शिया यांग्यांग की मेज के सामने रख दिया। यांग्यांग, गुस्सा मत करो। वेईवेई अभी जवान और भोली है और उतनी समझदार भी नहीं है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है। चूंकि इस पैसे की वजह से तुम्हें परेशानी हुई है तो इसे वापस कर दो। मुश्किल से मुश्किल समय में भी शिंगयुआन ने कभी 50 लाख की कमी जैसी नीच हरकत नहीं की। हालांकि लियू रुयान धीमी आवाज में बोलती थी, लेकिन उसके हर वाक्य में तीखे व्यंग्य छिपे होते थे। इसे युवावस्था की नासमझी का नतीजा बताकर उसने जिया वेईवेई की बेतुकी हरकतों को आसानी से खारिज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ इसलिए दोषी ठहराया जा रहा था क्योंकि वह चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं किया। शिया लियांगडोंग भी हताश और असमंजस में था। शिया परिवार कभी बेहद धनी हुआ करता था। वे आखिर कब इतने निचले स्तर पर आ गए कि 50 लाख रुपये को लेकर आपस में झगड़ने लगे? कुछ अधीरता के साथ जिया लियांगडोंग ने कहा, यांग्यांग, ये पैसा लो और आह चेन को लौटा दो। आखिरकार ये हमारे परिवार का मामला है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। शिया यांग्यांग ने चुपचाप चेक को एक तरफ रख दिया और फिर कहा, पिताजी, मैं आपके लिए आवश्यक धन का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन ये पैसा हम इसे सचमुच नहीं रख सकते। जिया लियांगडोंग आहें भरने लगा। जिया वेईवेई और लियू रुयान ने एक दूसरे पर नजर डाली। रात के खाने के बाद जिया लियांगडोंग और लियू रुयान अध्ययन कक्ष में चले गए। शिया यांग्यांग अपने कमरे में लौट गई। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई कई बातों के बारे में सोच रही थी। अंततः वह उठी और अध्ययन कक्ष में चली गई। अध्ययन कक्ष का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था, लेकिन अंदर हो रही बातचीत साफ सुनाई दे रही थी।
मैं कुछ कहना नहीं चाहती। आपकी बेटी बहुत उत्साही और स्वाभिमानी है, वह निश्चित रूप से गो किचन से मदद नहीं मांगेगी, इसलिए मैंने वेई वेई को स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा है। 50 लाख भले ही छोटी रकम हो, लेकिन कम से कम इससे आह चेन की मदद करने की इच्छा तो दिखती है। शेन युआन के लिए अब एकमात्र रास्ता गू परिवार से सहायता प्राप्त करना है, लेकिन आपकी बेटी ने 50 लाख के लिए इतना हंगामा किया, जो महीने में एक बार भी घर नहीं लौटती, वह इस रकम के पीछे घर आ गई। मुझे लगता है उससे मदद मांगना आसमान तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। अंदर से शिया लियांगडोन की आवाज आए, इस मामले में यांगयान को शुरू से ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। अगर हम यांगयान को मदद मांगने देंगे तो वह अपने ससुराल वालों के सामने सिर कैसे उठा पाएगी। भले ही हमारा शिया परिवार गू परिवार जितना प्रतिष्ठित न हो, यांगयांग मेरी लाडली बेटी है, कोई पैसा कमाने का पेड़ नहीं जिसे हम अपनी मर्जी से हिला सकें। लियू रुयान ने ठंडे लहजे में कहा, शिया लियांगडोन, आप हमारी इस बेटी पर बहुत प्यार लुटाते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हमारी बेटी वेई वेई के बारे में सोचा है? वह अब 19 साल की है, ऐशो आराम में पली बड़ी है और एक बड़ी स्टार बनने का सपना देखती है। अगर उसे कंपनी के दिवालिया होने और परिवार के कर्ज में डूबने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो वह अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगी? उसके दोस्त उसे कैसे देखेंगे? यांगयांग तो पहले से ही गू परिवार का हिस्सा है, उनके सानिध्य में पली बढ़ी है, और आपका दामाद उस पर इतना प्यार लुटाता है। थोड़ी सी इज्जत खोने में क्या हर्ज है? क्या आपकी बड़ी बेटी की थोड़ी सी इज्जत वेई वेई के भविष्य की खुशी और करियर से ज्यादा कीमती है? शिया लियांगडोन चुप रहे। लियू रुयान गुस्से में बाहर निकल गई। सौभाग्यवश अध्ययन कक्ष सीढ़ियों के मोड़ के ठीक बगल में था, और जिया यांगयांग दीवार के दूसरी तरफ थी। लियू रुयान ने जिया यांगयांग पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। शिया यांगयांग सीढ़ियों पर बैठ गई, एक गहरे आंतरिक संघर्ष में फंस जाना। शिया यांगयांग को उम्मीद थी कि गू किचन के साथ उसका विवाह पवित्र होगा और उसका व्यापारिक हितों से कोई लेना देना नहीं होगा। उन्होंने ये भी कामना की कि उन्हें अपने व्यवसाय में गू परिवार पर निर्भर न रहना पड़े, अन्यथा वैवाहिक संबंध में वह गू किचन की हमेशा ऋणी महसूस करेगी और वे कभी भी बराबरी के नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब उसका परिवार सचमुच एक संकट से गुजर रहा था और वह सिर्फ किनारे खड़े होकर देखती नहीं रह सकती थी। आखिरकार ये वही कंपनी थी जिसकी स्थापना उनके पिता ने स्वयं की थी, और उनकी मां ने भी इसके प्रबंधन में बहुत मेहनत की थी। शिया यांगयांग ने दर्द से कराहते हुए अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां फिराईं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।